हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम के ऊपर होगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट को 1913 में फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था और इसको जो ऑब्जर्व करने वाले जर्मन फिजिसिस्ट जे स्टार्क थे और जे स्टार्क के नाम के ऊपर ही ये नाम रखा गया है स्टार्क इफेक्ट। अब हम बात करते हैं स्टार्क इफेक्ट में होता क्या है। स्टार्क इफेक्ट में होता है जब हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइन कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इसी को हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है। स्पेक्ट्रल लाइन को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दी, एक तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा दी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है ये कितना है 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करवाया गया तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कुछ कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट होगी और इसी को बोला गया स्टार्क इफेक्ट। और जो स्टार्क इफेक्ट है इसको बाल्मर सीरीज के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। बाल्मर सीरीज के ऊपर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहता है, जे स्टार्क को स्टार्क इफेक्ट डिस्कवर करने के लिए 1919 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाल्मर सीरीज के ऊपर। बाल्मर सीरीज में किस टाइप से स्टार्क इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया था। तो हमने मान लिया ये हमारे आई होप आपने जो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल्स डायग्राम पढ़ा होगा। तो ये हमने कुछ एनर्जी लेवल्स ले लिए, n=1, n=2, n=3, 4, 5 इस टाइप से एनर्जी लेवल ले लिए। अब बाल्मर सीरीज कौन सी होती है जब n=2 के ऊपर ट्रांजिशन होती है हायर लेवल से, n=3 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, 5 से हो सकती है। ये जो ट्रांजिशन होगी वो हायर लेवल से n=2 लेवल्स के ऊपर जब ट्रांजिशन होगी तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। जब n=3 से 2 के ऊपर होगी तो उसको बोला जाता है H-अल्फा, 4 से 2 पे होगी तो H बीटा और 5 से 2 पे होगी तो उसको H गामा बोला जाता है। तो ये जो बाल्मर सीरीज की जो लाइंस हैं जब इन लाइंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब प्लेस किया गया तो यहाँ पे देखा गया ये जो लाइंस है वो कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट हो रही हैं। जो H-अल्फा लाइन है ये बहुत कम नंबर्स के अंदर बहुत कम नंबर की लाइंस में स्प्लिट हो रही थी। जो H बीटा लाइंस है, जो H-अल्फा है, H-अल्फा ये बहुत कम लाइंस के अंदर स्प्लिट हुई। H बीटा थोड़ा सा ज़्यादा लाइंस के अंदर स्प्लिट हुई। H गामा और भी ज़्यादा लाइंस के अंदर स्प्लिट हुई। अब H-अल्फा कम लाइंस के अंदर स्प्लिट हुई, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 3 है और जो H बीटा है उसके लिए n की वैल्यू 4 है और H गामा के लिए n की वैल्यू 5 है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइंस जब स्प्लिट होंगी तो हमें यहाँ पे कुछ कंपोनेंट मिलते हैं। कंपोनेंट हम सिग्मा कंपोनेंट और पाइप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल लाइन है और इस ओरिजिनल लाइन के चारों ओर हमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट सिग्मा और पाई कंपोनेंट मिलेंगे। तो ये हमारे पास ओरिजिनल लाइंस हैं। इस तरफ जो है राइट हैंड साइड में ये पाई कंपोनेंट है और इस तरफ जो है वो सिग्मा कंपोनेंट है। अब ये जो सिग्मा और पाई कंपोनेंट है इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक स्पेक्ट्रोमीटर लगाते हैं। वो स्पेक्ट्रोमीटर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगा के भी इन कंपोनेंट को या ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, ये जो ओरिजिनल लाइन्स है इस ओरिजिनल लाइन के सिमेट्रिकली बोथ साइड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी या सिमेट्रिकली वो जो लाइंस है वो स्प्लिट होंगी। ये ओरिजिनल लाइन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड बोथ साइड ये सिमेट्रिकली होंगी ओरिजिनल लाइन के चारों ओर। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टार्क इफेक्ट पे। बेसिकली स्टार्क इफेक्ट 2 टाइप का होता है। अब ये जो स्प्लिटिंग है जो फर्स्ट टाइप का स्टार्क इफेक्ट इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो स्प्लिटिंग है नंबर ऑफ लाइन्स के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है या स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट में क्या होगा, ये जो स्प्लिटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बाहर से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पर जो सेकेंड टाइप का जो स्टार्क इफेक्ट है उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। ठीक है, तो ये था मोटा मोटी इसके ऊपर। अब एग्जाम में किस टाइप से हमें लिखना है और इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे होगी, फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जी करेक्शन होगी ग्राउंड स्टेट पे और एक्साइटेड स्टेट पे, वो सब हम अब निकालेंगे। तो अब एग्जाम में कैसे लिखना है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम केस बाय यूनिफॉर्म
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। मतलब जब किसी स्पेक्ट्रल लाइंस को या जब बाल्मर सीरीज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो जो बाल्मर सीरीज है या फिर वो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट हो जाती है। किसके कारण? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। उसी को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसको 1913 के अंदर डिस्कवर किया गया था। डिस्कवर करने वाले जर्मन फिजिसिस्ट जे स्टार्क थे। ठीक है, इन 1913 while observing Balmer lines of hydrogen atom with an electric field strength 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब 1913 में जे स्टार्क ने ऑब्जर्व किया जब हाइड्रोजन एटम की जो बाल्मर लाइंस है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना होनी चाहिए? 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर की इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो जो बाल्मर लाइंस है वो कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हियर वी शैल डिस्कस द एनर्जी शिफ्ट ऑफ स्टार्क एनर्जी स्टार्क इफेक्ट बाय द परटर्बेशन थ्योरी। अब उसकी एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा? एनर्जी के अंदर चेंज आने का मतलब ये है जब उस स्पेक्ट्रल लाइंस को या फिर उस एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर कितना चेंज आएगा, उसके अंदर कितना परटर्बेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ये जो ग्राफ है बाल्मर सीरीज का ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ओरिजिनल लाइन है इसके बोथ साइड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट, ये भी आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्क इफेक्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बात बिल्कुल सही है। जो हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं या फिर स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं। मतलब स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम हाइड्रोजन एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो किस टाइप से बिहेव करता है। तो ये हमने मान लिया हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस मान लिया और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मान लिया। न्यूक्लियस के ऊपर हमने चार्ज मान लिया Ze और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मान लिया -e। ठीक है, तो हमने अब 12th क्लास में पढ़ा था जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा F = QE। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा इसके ऊपर Q कितना है -e और कैपिटल E, इतना फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा। E क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है वो है, जो स्मॉल e है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कितना है? -e ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? QE और Q की जगह क्या लिखेंगे हम? -e लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है जो हाइड्रोजन एटम है जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने मान लिया Z एक्सिस में है। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? Z डायरेक्शन के अंदर वो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स आया है इसमें एक टर्म और ऐड कर देंगे -e और Z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो Z डायरेक्शन के अंदर है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इन Z डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने Z डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करवा रखा है तो जो फोर्स हो जाएगा Z डायरेक्शन में वो -e Z हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में जो Z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वी यूज पोलर कोऑर्डिनेट R एंड थीटा, और R और पोलर कोऑर्डिनेट में इस Z की वैल्यू क्या होती है? R cos थीटा। तो इस Z की जगह हम क्या रख देंगे? R cos थीटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? E R cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये जो हाइड्रोजन एटम को जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम किस टाइप से लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही बता रखा श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? डेल स्क्वायर साई प्लस 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी। वी यहाँ पे फंक्शन है आर का, साई = 0। ठीक है, साई यहाँ पे वेव फंक्शन है, म्यू यहाँ पे रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास क्या मतलब? यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉब्लम लेके चले हैं ये 2 बॉडी प्रॉब्लम है, इसको 1 बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिड्यूस मास का यूज करेंगे। रिड्यूस मास क्या होता है? me × mn डिवाइड बाई me + mn। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। E यहाँ पे टोटल एनर्जी है और V यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो E है इसको हम W से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब W से रिप्लेस करने का रीजन क्या है? क्योंकि E हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके चल रहे हैं तो E की जगह हम क्या लेके चलेंगे? W लेके चलेंगे। W क्या होगी? यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही कर रखा है, जो ई है इसको हमने डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया और वी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, तो स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं जब हमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई नहीं करवा रखा था, उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर। तो यह क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वेयर बाय आर आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी कब की है, जब हमने उस एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं किया था। पर जब हम इस एटम को, हाइड्रोजन एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वाली जो टर्म है, इसके अंदर एक टर्म और ऐड हो जाएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एक टर्म और ऐड हो जाएगी उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और ये जो टर्म है वो हमने ऑलरेडी पीछे निकाल ली, क्या, ई आर कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके कारण कौन सी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है, ई आर कोस थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ई आर कॉस थीटा। ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कब प्रोड्यूस हुई है, जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया तब ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर ऐड कर देंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन कौन सा होगा और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कौन सा होगा। परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोले तो जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया है उसके कारण कौन सी टर्म अराइज हुई है, उसके कारण ये वाली टर्म अराइज हुई है। और बाहर से जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करवा रखा था तब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वो क्या होगा, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है। तो ये वाली ये जो टोटल है ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी उस एटम के अंदर। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ये हमारे पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा और ये वाली जो टर्म है ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के अंदर आएगा। अब ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है, हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है एच साई इक्वल टू ई साई। ठीक है। एच यहाँ पे ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन है। अब हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमारे पास ये है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इनटू, तो ये कंप्लीट वैल्यू किसकी है, ये कंप्लीट वैल्यू है अपने पास एच की। साई यहाँ पे एज इट इज जो ई है, ई को हमने टोटल एनर्जी को रिप्लेस किससे कर दिया था, डब्ल्यू से। तो ये अपने पास डब्ल्यू और ये साई हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। तो ये हमने इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख दी, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। जब हाइड्रोजन एटम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ के ऊपर हाइड्रोजन एटम स्टार्क इफेक्ट शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ग्राउंड स्टेट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो n की वैल्यू है वो कितना होगी, अपने पास 1 होगी। और जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू कितना होती है, l की वैल्यू हो जाएगी 0। आई होप एलिमेंट्री में आपने ये सब पढ़ रखा। और m की वैल्यू कितना हो जाएगी, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एक्चुअली ये होता क्या है, आता कैसे है, ये n की वैल्यू अपने पास 1 है तो l की वैल्यू कैसे आएगी, n-1। ठीक है। और m की वैल्यू कैसी आती है, -l से लेके +l तक m की वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पे n = 1 के लिए, जब n = 1 है अपने पास, ग्राउंड स्टेट है, तो इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी H0 ग्राउंड स्टेट के लिए लिया है। और जो साई है, जो वेव फंक्शन है, वो किसके लिए लेके चलेंगे, हम ग्राउंड स्टेट के लिए लेके चलेंगे। तो हमने ग्राउंड स्टेट GH शॉर्ट में लिख दिया और इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, W1 और साई GS। ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं डीजेनरेसी के ऊपर। अब डीजेनरेसी का जो फॉर्मूला है, डीजेनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो शॉर्ट में हम n² बोल दें, ठीक है, या फिर जो डीजेनरेसी का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, 2n n-1 + n डिवाइड बाय 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n² - n + n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। अब डीजेनरेसी की बात करें तो जो n की वैल्यू है वो अपने पास कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी अपने पास, साई LM n। अब सॉरी, ये होगा साई NLM।
ठीक है। साई एन की वैल्यू कितना है अपने पास 1 है, एल की वैल्यू कितना है 0, एम की वैल्यू कितना है 0, तो वो आ जाएगा 1 0 0। ये अपने पास होगी ग्राउंड स्टेट। अब जो ग्राउंड स्टेट है वो नॉन डिजेनरेट स्टेट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज किया है। अब हम ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी निकालें, अगर एनर्जी निकालने लग जाए तो एनर्जी निकालते हैं। एक बार ये देखते हैं, द ग्राउंड स्टेट पे क्या होगा, n इक्वल टू 1 होगा, L इक्वल टू 0 होगा, M इक्वल टू 0 होगा, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑफ हाइड्रोजन एटम विच नॉन डिजेनरेट स्टेट, ये नॉन डिजेनरेट स्टेट होगी, इसलिए हमने नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यहाँ पे यूज किया। अगर अब हम यहाँ पे एनर्जी निकालें En, तो ये आ जाएगी psi10 H प्राइम, H यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, और psi10 ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो H प्राइम की अपने पास वैल्यू है, H प्राइम की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, E और Z, ये हमने वैल्यू निकाली थी। बाद में Z इक्वल टू हमने लिख दिया था R cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे H प्राइम की जगह अगर मैं ये वैल्यू रखूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा psi10 H प्राइम की जगह क्या रखेंगे, माइनस E Z, यहाँ पे E एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। E एक्सटर्नल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये En यहाँ पे एनर्जी है, इसको WN से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये आ जाएगा psi10 एक, ठीक है। अब ये E बाहर निकाल लेंगे, जो E है इसको हमने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट थे, तो psi10 और अंदर क्या है Z और psi10, और ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये आ जाएगा E और इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ये लिख सकते हैं। और हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, Z की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अभी निकाल के भी बताएंगे कि इसकी वैल्यू 0 कैसे आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 कैसे आएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम वेव फंक्शन निकालते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। तो यहाँ वहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी आती है, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया जाएगा 1 0 0, इसकी एक वैल्यू होती है, साई की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम डायरेक्ट यूज करेंगे। वो वैल्यू आती कहाँ से, हाइड्रोजन एटम से आती है, ठीक है। और वो वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन Z की पावर 3 पाई A0 क्यूब और E की पावर माइनस R बाई A0, ठीक है। अब A0 क्या, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम में आती है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ पे ये जो A0 हमने लिया है ये बोहर रेडियस है, और हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z है एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इस Z की जगह हम 1 लेके चलेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई पाई A0 क्यूब E की पावर माइनस R बाई A0, ये सब लिख सकते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मतलब एक बार तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार हम इसकी जगह पुट करेंगे। तो एक बार यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी, एक बार यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी, तो इसकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये जो माइनस ई है ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस ई ये सेम रहेगा, ई के नीचे EXT लिख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन यूज करें हम, क्योंकि 3 डायमेंशन प्रॉब्लम है। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ 1 बाई पाई A0 क्यूब और E की पावर माइनस R बाई A0, ठीक है। और इस कंप्लीट का स्क्वायर, और साथ में वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें तो अपने पास क्या आएगा, d² टो, ठीक है, या फिर dV भी लिख सकते हैं। अब d² टो की वैल्यू क्या होती है, d² टो की वैल्यू होती है अपने पास r² साइन थीटा dr d थीटा और d फाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, d² टो की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपको डायरेक्ट याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ये सब चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, जो डी टाउ है, डी टाउ की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, इससे पहले वाले स्टेप में क्या था, हम ये वाली इक्वेशन थी, इसमें हमने d² टाउ की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, सॉरी यहाँ पे d³ टाउ आएगा,
ठीक है, इसकी वैल्यू पुट की है और पुट करने के बाद हमने आगे लिखा है। या फिर इसको डायरेक्ट सोल्व करने का अगर आप ये ना करना चाहो तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व करने का भी एक मेथड होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ई प्राइम की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, ठीक है, एच प्राइम साई और डी जेड या फिर डी टाउ, ठीक है। साई स्टार की वैल्यू क्या है, साई स्टार बोले तो साई 100 और साई 100 की वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, फिर एच प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, फिर साई की वैल्यू, यही वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, फिर डी टाउ की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है फिर वो यहाँ पे पुट की जाएगी। तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन डायरेक्ट ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे तो ये 0 से पाई की जो लिमिट है वो आर की हो जाएगी, और 0 से इन्फिनिटी की जो लिमिट है वो आर की होंगी, और 0 से पाई की जो लिमिट है वो हो जाएगी थीटा की, और 0 से 2 पाई की जो लिमिट है वो हो जाएगी फाई की। अब इस कंप्लीट को जब हम सोल्व करते हैं तो वो आंसर आएगा 0। अब आंसर 0 कैसे आएगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे पास एक इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेके पाई, और ये कॉस थीटा, साइन थीटा और डी थीटा, थीटा वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज़ उठा ली। अगर ये वाली जो टर्म है इसी इंटीग्रेशन में से उठाया हमने, जब z की वैल्यू पुट की जाएगी तो z के साथ हम यहाँ पे कोस थीटा भी लेके चलेंगे, आर कोस थीटा, ठीक है, ये कोस थीटा वहाँ से आ जाएगा। तो अब इसको 0 के इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, अगर मैं ये वाली जो टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, अगर 2 से डिवाइड करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा का, और साथ में ये डी थीटा। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन 0 to पाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और साथ में डी थीटा, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 अपने पास एज इट इज़ रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो इंटू में, और ये जो लिमिट है वो 0 से पाई और इंटू में 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब एक बार अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ पे एज इट इज़, और ये आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा कॉस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस कॉस 0, और कॉस 2 पाई कितना होता है अपने पास 1 होगा, और कॉस 0 कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, और बाहर 1/4 एज इट इज़, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है कंप्लीट वाला, जो ये इंटीग्रेशन है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अपने पास जो W1 है या फिर जो E1 है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमने किसके ऊपर देखा है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर देखा। ये फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट नहीं, ये हमने ग्राउंड स्टेट के ऊपर देखा है कि ये हाइड्रोजन एटम स्टार इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट निकालेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, और ये सब देखेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी n = 2, और जब n की वैल्यू अपने पास 2 होगी तो l की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 और 1, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है n - 1 होती है। तो l की वैल्यू 0 और 1, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी -l से +l, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और 1। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जब बाल्मर सीरीज होती है उस टाइम पे ये हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम यहाँ से L और M के पॉसिबल कम्बिनेशन देखें तो L और M के पॉसिबल कम्बिनेशन 4 हो जाएंगे हमारे पास। 0 और 0 का हमने एक ग्रुप बना दिया, यहाँ पे 1 और 0 का एक ग्रुप बनाया, उसके बाद 1 1 का बनाया, और 1 - 1 का हमने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया। तो बेसिक 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो जाएंगे L और M के। उसके बाद बात करते हैं डिजनरेसी के ऊपर। डिजनरेसी का फॉर्मूला क्या होगा, n², n की वैल्यू कितना है अपने पास 2, n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो टोटल डिजनरेसी कितना हो जाएगी 4-फोल्ड डिजनरेसी हो जाएगी। अब 4-फोल्ड डिजनरेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 4 वेव फंक्शन होंगे जिसमें n, l, m की वैल्यू अलग अलग होगी। उसके बाद एनर्जी की अगर हम बात करें, ये जो 4 हमने वेव फंक्शन लिए हैं, इन
किस कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी के अंदर ये चारों वेव फंक्शन होंगे। तो एनर्जी कितना है, एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली थी हाइड्रोजन एटम के अंदर -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर और इंटू में जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और डिवाइड बाई 4, 4 से ये कैंसिल करेंगे तो अपने पास जो एनर्जी है वो कितना आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग चारों के चारों वेव फंक्शन होंगे। अब उसके बाद हम साई एन एल एम मतलब इनके पॉसिबल कम्बिनेशन देखेंगे। अपने पास एन की वैल्यू है, एल की वैल्यू है और एम की वैल्यू है। इसके लिए पॉसिबल कम्बिनेशन कितने होंगे, 4 फोल्ड डिजनरेसी थी तो 4 ही पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे। पहला क्या होगा, साई 2 0 0 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 0 है। और यहाँ पे साई 2 1 1 यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 0 है और सेम एज इट इज हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये जो चारों के चारों वेव फंक्शन है ये सब के सब इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब इन चारों की चारों स्टेट की जो एनर्जी होगी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब इसके बाद अपना जो अगला काम होगा इसमें हमें डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालना है। डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालना मतलब जो डिजनरेसी वो कितना है अपने पास 4 है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी। हमें एक मैट्रिक्स बनानी होगी जिसको हम डब्ल्यू मैट्रिक्स बोलेंगे, डब्ल्यू मैट्रिक्स। ठीक है, और इस डब्ल्यू मैट्रिक्स में टोटल जो एलिमेंट होंगे वो कितने 16 एलिमेंट होंगे और हमें एक एक एलिमेंट का यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि 16 एलिमेंट कैसे हम निकालेंगे। इसका भी हम एक तरीका बताएंगे आपको किस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो जो 4 क्रॉस 4 का जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, W11 W12 W13 और W14 इस टाइप से W44 इस टाइप से 14 एलिमेंट होंगे। और ऐसे यहाँ पे हमें एक एक एलिमेंट का पता लगाना पड़ेगा। W11 की वैल्यू क्या होगी, W12 की वैल्यू क्या होगी, W13 की वैल्यू क्या होगी, ये सब हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक डब्ल्यू मैट्रिक्स मान लिया और डब्ल्यू मैट्रिक्स के जो ये 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट है वो 16 एलिमेंट है। अब हमें इसके एक एक एलिमेंट का पता लगाना है कि W11 की वैल्यू क्या होगी, W12 की वैल्यू होगी। जैसे हमने मान लिया कि हम इसकी वैल्यू पता लगाएंगे, W12 की वैल्यू क्या होगी, तो W12 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, W12 की वैल्यू क्या होगी। तो W12 की वैल्यू पता लगाने के लिए हमें किस किस वेव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट वेव फंक्शन और सेकंड वेव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वेव फंक्शन हमने ये मान लिया और सेकंड वेव फंक्शन हमने ये मान लिया। तो अब इसकी एनर्जी किस टाइप से निकालेंगे, तो हम निकालेंगे W12 की एनर्जी निकालें अगर हम यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, साई 2 0 0 और H प्राइम और साथ में जो 2 है सेकेंड वेव फंक्शन कितना है ये वाला साई 2 1 0। इस टाइप से हम इस W12 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू होती है अपने पास ई एक्सटर्नल मतलब अप्लाई जो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया है वो है ये, और आर कॉस थीटा। अब ये हमारे पास जो अलग अलग वेव फंक्शन है, फर्स्ट वेव फंक्शन, सेकंड वेव फंक्शन, थर्ड और फोर्थ, इन वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम हाइड्रोजन एटम के अंदर निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इन वेव फंक्शन की वैल्यू याद करके ही चलनी पड़ेगी, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा साई 2 0 0 और बीच में H प्राइम और ये आ जाएगा साई 2 1 0, ये हाँ ये वाला नहीं आएगा, इक्वल टू डी क्यूब आर। तो अब करना क्या होगा, हमें यहाँ पे जो साई 2 0 0 की वैल्यू है और साई 2 1 1 की वैल्यू वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और साई 2 1 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, H प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डी क्यूब आर की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। अब इतने बड़े इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, W12 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट की इस टाइप से वैल्यू निकालना मतलब 16 वैल्यू इस इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन को सोल्व करके निकालना ये बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, मेरे तो बस की बात है नहीं भाई इतने 16 सारे एलिमेंट की वैल्यू निकालना। तो हम यहाँ पे इसको याद करने का एक तरीका बता देंगे। यहाँ पे जो 16 एलिमेंट है इसमें से जो 14 एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू 0 होगी। जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, एक तो ये वाला जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होगा और एक ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो होगा, बाकी सब के सब जो एलिमेंट हैं वो 0 हो जाएंगे। इसके रीजन के ऊपर भी बात करेंगे कि जो 14 एलिमेंट है वो 0 कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम जो साई 2 0 0 साई 2 1 1 इनकी जो वेव फंक्शन है इनकी वैल्यू देखते हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो इनकी वैल्यू हमारे पास ये होती है, साई 2 0 0 की वैल्यू ये होती है, साई 2 1 1 की वैल्यू ये होती है, साई 2 1 0 की, साई 2 1 1 की, साई 2 1 -1 की वैल्यू ये होती है। याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, इनका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो फर्स्ट ये वाला जो सब फर्स्ट में है वो सबका कॉमन है, 1/√32 पाई ए नोट की क्यूब, सब में 1/√32 पाई ए नोट की क्यूब, ए नोट यहाँ पे
बोर रेडियस ले रखी है और सब में ये वाली टर्म कॉमन है। उसके बाद जो लास्ट वाली टर्म है वो भी सबके अंदर कॉमन आएगी, जो लास्ट वाली टर्म है वो भी सबके अंदर क्या आएगी, सेम आएगी। और फर्स्ट वाली टर्म भी सेम आएगी। जो डिफरेंट होगा वो डिफरेंट क्या होगा, ये जो बीच में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगी। तो इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक या दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, साई 2 0 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और जो साई 1 0 की वैल्यू है, साई 1 0 की वैल्यू अपने पास ये रही। ये दोनों वैल्यू हम इसी इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद एच की वैल्यू पुट करी, डी क्यूब आर की वैल्यू पुट करी, और पुट करने के बाद इसको सोल्व किया जाएगा। बाकायदा मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा अभी। और फिर अपने पास एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास W12 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था W मैट्रिक्स का। अब हम इसको एक मेथड से और लिख सकते हैं जिसको हम डिटर्मिनेट मेथड बोलते हैं। अब डिटर्मिनेट मेथड में क्या होगा, हमारे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन आए थे L और M के जो पॉसिबल कम्बिनेशन आए थे वो क्या क्या थे, 0 0 1 0 1 1 और 1 -1, ये पॉसिबल कम्बिनेशन आए थे। अब इन पॉसिबल कम्बिनेशन की हेल्प से हम यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने किसके लिए एच प्राइम लिखा, बीच में दोनों तरफ 0 0 स्टेट। अब हर टाइम ये 0 0 स्टेट तो यहाँ पे एच डी रहेगी, और ये चारों स्टेट में यहाँ पे लिख दूंगा 0 0 1 0 1 1 1 -1। तो यहाँ पे 0 0 के लिए था सब। अब जो अगला होगा वो किसके लिए लेके चलेंगे हम, 1 0 के लिए। तो इस तरफ सब में क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0, ठीक है। बीच में सब में क्या होगा, एच प्राइम होगा, एच प्राइम होगा, एच प्राइम होगा। और यहाँ पे ये चारों स्टेट फिर से लिख देंगे, 0 0 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 1 0, अब आएगा 1 1, और अब जो नेक्स्ट आएगा 1 -1। इस टाइप से हम चारों की चारों जो स्टेट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये बोला था कि ये जो टोटल 16 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट में से जो 14 एलिमेंट हैं वो तो क्या होंगे, जीरो होंगे। जीरो होंगे। अब उनके जीरो होने का रीज़न क्या होगा कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से आएगा 14 एलिमेंट के अंदर, 2 पाई, जीरो से इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर 2 पाई e की पावर आइटा फाई डी फाई। और जब हम ये वाली जो टर्म सोल्व करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो जीरो आएगा। दैट्स वाई हम जो 14 टर्म है वो जीरो लेके चलेंगे। और हम यहाँ पे बता भी सकते हैं कि कौन कौन सी जो टर्म है वो नॉन जीरो होंगे। एक तो W12 नॉन जीरो होगा, और एक W21 अपने पास नॉन जीरो होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें सब वैल्यू पुट करके इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नॉन जीरो टर्म है, दो नॉन जीरो टर्म आएंगे अपने पास। जो नॉन जीरो टर्म है, एक तो फर्स्ट वाली टर्म ये है और दूसरा ये है, या फिर डब्ल्यू मैट्रिक्स की हेल्प से बताना चाहें तो फर्स्ट वाली टर्म नॉन जीरो ये और सेकंड वाली नॉन जीरो टर्म ये है। अब ये वाली जो नॉन जीरो टर्म है इसको निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पे क्या है, W21, मतलब कौन कौन सा हमें वेव फंक्शन चाहिए। एक तो वेव फंक्शन सेकंड वेव फंक्शन चाहिए, और दूसरा वेव फंक्शन कौन सा चाहिए, फर्स्ट वाला वेव फंक्शन चाहिए। इसकी हेल्प से हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो जो En है, En यहाँ पे एनर्जी है, या फिर हम इसको Wn लिख देते हैं। En से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करती है ये वाली टर्म। तो यहाँ पे जो साई 210 ये सेकंड वेव फंक्शन है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, W21 निकाल रहे हैं। तो ये सेकंड वेव फंक्शन, ये H प्राइम, ये फर्स्ट वेव फंक्शन, और ये डी टाउ। अब सब की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। साई 210 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे ये दे रखी, साई 210 की वैल्यू ये दे रखी। ये वाली जो वैल्यू हो वो आगे पुट की जाएगी, और साई 00 की वैल्यू वो भी यहाँ पे पुट कर दी जाएगी इस इक्वेशन के अंदर। जो डी टाउ की वैल्यू है, डी टाउ की वैल्यू क्या होती है अपने पास, डी टाउ की वैल्यू, या फिर डी क्यूब टाउ की जो वैल्यू है, या फिर सम टाइम इसको डी क्यूब आर भी लिखते हैं हम। पीछे डी क्यूब आर लिख रखा था, यहाँ पे डी टाउ लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी आर और टी फाई, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ये इतनी जो टर्म है वो हमने साई 210 की वैल्यू रख रखी है। ये वाली जो टर्म है ये हमने एच प्राइम की वैल्यू रख रखी है यहाँ पे। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमने साई 200 की वैल्यू रख रखी है। और जो डी टाउ की वैल्यू है ये जो बच गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डी टाउ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी 0 से पाई, 0 से इन्फिनिटी, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट जो आर की लिमिट होगी, 0 से पाई थीटा की लिमिट होगी, और 0 से 2 पाई जो फाई है उसकी लिमिट हो जाएगी।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंप्लीट टर्म में से कुछ जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या क्या है अपने पास, एक तो ये जो ई और जो कैपिटल ई है इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है अपने पास। उसके बाद 1/√32 पाई ए नॉट क्यूब, ये भी कॉमन है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये वाली टर्म जब बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, दो टर्म हो जाएंगी, इसका ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी की जो बची हुई टर्म है, थीटा वाली टर्म हमने अलग से लिख ली, पाई वाली सॉरी जो फाई वाली टर्म है वो अलग से लिख लिया, जो आर वाली टर्म हम सबको अलग से लिख लिया। तो यहाँ पे जो आर वाली टर्म है उसको लिख रहे हैं हम, आर वाली टर्म क्या है 2 - r/a0, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब आर की पावर 4 कैसे होगी, आर स्क्वायर यहाँ पे ये रहा, एक आर ये रहा और एक आर ये रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा आर की पावर 4 और e की पावर -r/2a0 हमने यहाँ पे लिख लिया और साथ में ये dr आर की टर्म लिख ली। उसके बाद हम लिखते हैं थीटा वाली टर्म। तो थीटा वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, कोस थीटा, एक तो ये कोस थीटा हो जाएगा, दूसरा अपने पास ये साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये इस ब्रैकेट के अंदर है। तो एक ये कोस थीटा और दूसरा ये साइन थीटा और ये डी थीटा, ये सब थीटा की टर्म हो जाएगी। थीटा की जो लिमिट होगी वो 0 से पाई होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक सेकंड, ये कोस भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे और साथ में साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब जो फाई की टर्म है, फाई की सिर्फ एक ही टर्म है अपने पास डी फाई, उसको भी अलग से लिख लिया 0 से लेके 2 पाई और डी फाई। तो अब अपने पास टोटल 3 टर्म आती हैं, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये वाली थर्ड टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म है इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका एक रिजल्ट आएगा। उसके बाद सेकंड टर्म का जो इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करेंगे, थर्ड टर्म का जो इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करेंगे। इन सब को सोल्व करने के बाद अपने पास एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है और पुट करने के बाद अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी वेव फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जब हम थर्ड टर्म को, ये वाली जो थर्ड टर्म है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को अगर हम जब सोल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -72 a0 की 5, ये रिजल्ट आ जाएगा। जब सेकंड टर्म को सोल्व किया जाएगा 2/3 रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आराम से सोल्व हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आराम से सोल्व हो जाएगा। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो हम आपको सोल्व करके बता देंगे किस टाइप से इसको सोल्व करना है। तो ये सब वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, अब यहाँ पे पुट करेंगे। हमने फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म का रिजल्ट निकाला, सेकंड का निकाला, फर्स्ट टर्म का। अब फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म का सबका जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो अपने पास इक्वेशन आएगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी। ये सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, ये अपने सॉरी ये वाला सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन है, एक सेकंड, ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन रखा, ये सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन और ये थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन। अब इसको टोटल को जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसको उससे कैंसिल कर देंगे। टोटल कैंसिल होने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3e a0, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। जो फर्स्ट टर्म है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमने जो W मैट्रिक्स निकाला था W12 और W21, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा सोल्व करने के बाद वो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, ये रिजल्ट आएगा। और बाकी के सब जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अब 0 होने का रीजन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये 0 से लेके 2 पाई जो लिमिट आएगी और बीच में क्या आएगा e की पावर आएटा फाई और डी फाई। जब बाकी की 14 टर्म में ये वाली टर्म आएगी और इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 0। तो जो अब नॉन जीरो टर्म है अपने पास, एक तो ये वाली नॉन जीरो टर्म हो जाएगी और एक ये वाली जो टर्म है वो नॉन जीरो हो जाएगी उस W मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे W12 की वैल्यू निकाली, W21 की वैल्यू निकाली, ये सब वैल्यू यहाँ पे निकाली और बाकी की जो 14 टर्म है वो 0 हो जाएंगी। तो इस टाइप से जो W मैट्रिक्स है वो इस टाइप से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो ये हमने फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन सोल्व किया है, इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो इट्टा है इस इट्टा को या फिर जो एन हमने ले रखा है इसको हम क्या पुट करेंगे, या फिर जो r/a0 है इसको हम इट्टा पुट कर लेंगे और r को क्या पुट करेंगे यहाँ से इट्टा a0, ठीक है। तो r की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने के बाद, और ये सब वैल्यू फिर यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दी जाएगी। पुट करने के बाद फिर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, बड़ी आसानी से इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसके जो आइगन वैल्यू रहते हैं W मैट्रिक्स के, अब आई होप आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने आते होंगे। नहीं आते तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए एक इक्वेशन होती है A - λI = 0, ये डिटर्मिनेंट में होता है। इस टाइप से हम इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं, पर हमें यहाँ पे इसको डायरेक्ट याद करके चलेंगे इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या आएंगे। तो इसके जो W मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर आएंगे, आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 0 ± e 3e a0, इस टाइप से आएगी। और इन आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 0 1 0 0 0 0 0 1 और प्लस माइनस ये आइगन वेक्टर अपने पास आ जाएंगे। ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
उसके बाद हम बात करें इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, किस टाइप से जो कंपोनेंट हो उनकी स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी। तो ये अपने पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है। ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन जब 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की जाती है तो ये स्प्लिट हो जाती है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे स्प्लिटेड लेवल दिखाए हैं और इन दोनों स्प्लिटेड लेवल के जो एनर्जी का जो गैप होगा वो 3 E A0 होगा। इस टाइप से हम इसका एनर्जी लेवल ग्राफ दिखा सकते हैं, या फिर जो स्प्लिटिंग है ओरिजिनल लाइंस के अंदर वो इस टाइप से स्प्लिटिंग होगी। अब यहाँ पे ये बता रखा है जो वन स्टेट है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी, एक स्टेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगी, दो स्टेट हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता तो ये सब आपको उतार के आना पड़ेगा। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट यूज कर रखे हैं हमने हाइड्रोजन एटम के। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।